तो आपको बताया गया था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा जो है धारा 4 में टोटल 29 एक्सप्लेनेशन है। तो 29 डिफिनीशन में से हम इसको 2-3 चरण में से 2-3 चीज, ज़्यादा वीडियो बहुत बड़ा ना हो इस हिसाब से बनाएंगे। जैसे एक वीडियो बना है 1 से लेकर 9 तक, फिर अगला वीडियो बना है 10 से लेकर 14 तक, फिर अगला वीडियो बनने जा रहा है 13 तक बना है, अगला अब बनाया जाएगा 14 से लेके अब क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखिएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अब आप जान लीजिए भूमि, क्या चौथा टॉपिक क्या था हमारा, भूमि। हाँ ठीक है, तो भूमि के बारे में जानिएगा। भूमि क्या है, लैंड, ठीक। भूमि क्या है, भूमि के बारे में जानिएगा। वह भूमि जो कृषि के लिए उपयोग में हो, ठीक है, कृषि के लिए क्या है, वह भूमि जो कृषि के लिए उपयोग हो, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा, ठीक। या उपयोग या उसके उद्देश्य से, ये उसके उद्देश्य के लिए क्या है, रखी गई हो, वो भूमि है। अब भूमि धारक, इसी में 15वां टॉपिक समझ लीजिएगा। 15 टॉपिक क्या है, भूमि धारक। भूमि धारक क्या है, भूमि धारक। भूमि धारक देखिए, वह व्यक्ति जो है जमीन पर लगान जो है, जो जमीन पर लगान जो है देने के लिए जिम्मेदार हो, वो भूमि धारक कहलाया जाएगा। जिम्मेदार हो, ठीक है, वो भूमि धारक कहला जाएगा। 16 टॉपिक, 16 नंबर जो है वह 16 नंबर का टॉपिक जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका है राजस्व न्यायालय, ठीक। राजस्व न्यायालय क्या है, ठीक है। देखिए राजस्व न्यायालय से यही समझ में आ रहा है कि राजस्व मामलों की सुनवाई करने वाले अधिकारी, ठीक है। कौन कौन से ऐसे अधिकारी हैं जो राजस्व मामलों की सुनवाई करते हैं, ठीक है। राजस्व मामलों, ठीक है, की सुनवाई करने वाले अधिकारी। क्या आपके संज्ञान में है, आप ऐसे बता सकते हैं कि कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं, कौन ऐसे अधिकारी हैं जो राजस्व मामलों की सुनवाई करते हैं। एकदम क्रम से आप समझते जाइएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम आपको ये चीज़ को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। जो सबसे पहले नंबर पे आएंगे वो है, हम आपको बताए थे, सर्वोच्च संस्था क्या है, राजस्व परिषद। ये हो गया सर्वोच्च संस्था। फिर राजस्व परिषद के नीचे कौन आएंगे, बहुत अच्छा आपने बता दिया, आयुक्त, ठीक। उसके नीचे बताइए कलेक्टर, उसके नीचे सहायक कलेक्टर। देखिए सहायक कलेक्टर के बाद आप बता सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा, बंदोबस्त अधिकारी। सीआरओ साहब इसके सर्वा होते हैं, ठीक है। बंदोबस्त वो एडीएम होते हैं, सीआरओ साहब एडीएम एलआर होते हैं। जिसे देखिए सीआरओ जो होते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिखेगा, चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है ना। इन्हीं को कहते हैं एडीएम एलआर, ठीक है। एडीएम एलआर मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन, और ये होता है लैंड एंड रेवेन्यू, ठीक है। लैंड एंड
रेवेन्यू, ठीक है। ये होता है एडीएम, ये दोनों एक ही होते हैं, ये अलग है, एडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं। बंदोबस्त अधिकारी हो गए, ठीक। अगला कौन है? तहसीलदार। तहसीलदार ये भी राजस्व मामले में देखते हैं ना। तहसीलदार के बाद नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। अगले पेज का उपयोग इसलिए नहीं किया है कि आपको एक क्रम में सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको यहीं पे मिल जाए, ठीक है। ठीक, तो आप लोग ये जान गए। अब और 17 नंबर जो टॉपिक है वो है क्या है? राजस्व अधिकारी। तो 17 नंबर टॉपिक है आपका राजस्व अधिकारी, ठीक। इसे कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। देखिए इसमें सीधा कॉन्सेप्ट समझिएगा। आयुक्त से लेकर, आयुक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमिश्नर, ठीक है। कमिश्नर स्पेलिंग पे मत आइए। आयुक्त से लेकर, ठीक है, आपका पूरा राजस्व निरीक्षक तक, राजस्व आयुक्त से लेकर राजस्व निरीक्षक तक जो भी होते हैं वो तक सभी राजस्व अधिकारी कहे जाते हैं। देखिएगा आयुक्त के नीचे कलेक्टर हो गए, फिर एडीएम हो गए, फिर उसके बाद एसडीएम हो गए, बंदोबस्त अधिकारी हो गए, तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, राजस्व निरीक्षक तक जितने होते हैं वो राजस्व अधिकारी कहे जाते हैं, ठीक है। 18वां नंबर ध्यान दीजिएगा, छोटा सा ही है, उप जिलाधिकारी। उप जिलाधिकारी किसे कहते हैं, ठीक। देखिएगा तहसील का प्रभारी अधिकारी जो होता है वो उप जिलाधिकारी होता है, ठीक है ना। तहसील का जो होता है, तहसील का प्रभारी अधिकारी क्या होते हैं? उप जिलाधिकारी होता है। आम भाषा में इसको कहते हैं SDM, ठीक ना, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक। सहायक कलेक्टर भी होते हैं। देखिए टांगिया रोपनी, यह धारा 4 में ही 19वां नंबर है परिभाषा का, परिभाषा के 19वें नंबर पे है ये टांगिया रोपनी। देखिए ये क्या होता है, इसको आसान भाषा में समझेंगे, फिर तथ्यात्मक शब्दावली का प्रयोग होगा, नहीं तो ये चीज़ें जटिल हो जाएंगी, ठीक है। देखिए यह कह सकते हैं कि जंगल की वह खाली भूमि, ठीक है, मान लीजिए कोई जंगल है, ठीक है, जंगल जंगल की जो है चलिए जंगल की जो है कहीं कहीं मिस हो जा रहा है, मार्कर नहीं चल रहा है। तो जंगल की जो खाली भूमि है तो वहाँ पे किसी प्रकार का कुछ भी जो है वो नहीं होता था, खेती नहीं होता था। तो वन विभाग क्या है, वन विभाग से अनुमति लेने पर, या तो वन विभाग आसपास के लोगों को ये अनुमति देते थे कि जब तक पौधे छोटे हैं, ठीक है, पौधे, ठीक है, छोटे हैं, तब तक आप निश्चित स्थान पे आप खेती करिए, ठीक। एक निश्चित स्थान पे खेती, ये मान लीजिए ये जंगल का एरिया है, ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे सागौन लगाया गया है, ठीक है, सागौन लगा दिया। तो अब क्या है कि कुछ निश्चित एरिया जो है ये है खाली पड़े हुए हैं,
तो यहाँ भी लगाया जा रहा है, लेकिन वो उस एरिया को चिन्हित करके वो आसपास के या तो वन विभाग से अनुमति मिलने पे है पर है वहाँ पे दे दिया जाता था कि आप फसल उगाइए। जब फसल मान लीजिए 2 से 4 से 5 वर्ष तक हो जाता था फसल पे कुछ भी गेहूँ दाल चावल जो भी उत्पादन है धान, तो उसके जब हो जाते थे तो साथ साथ पेड़ भी बड़े हो जाते थे 4-5 साल में। तब कुछ वर्षों के बाद वहाँ पे फसल जो है उगाना संभव नहीं था। संभव इसलिए नहीं था कि पेड़ भी बड़े बड़े हो जाते थे और छाया भी हो जाता था, पूरा पेड़ से जो छाया जाता था वन विभाग द्वारा ये सख्त था कि वृक्ष का किसी प्रकार से नुकसान न हो। ठीक है, तो अब इसका रोपनी का करके साफ सफाई और तमाम दिक्कत पेड़ पौधों से जो गिरने वाले पत्ते हैं तथा फसलों को नुकसान होता था, तो आसपास के कुछ किसानों को कई वर्ष तक दिया जाता था। अच्छा, वहाँ पेड़ लगाए जाते थे, आमतौर पर सागौन और साल के वृक्ष ज़्यादातर लगाए जाते हैं। तो उसी जो ये प्रक्रिया पूरी प्रक्रिया है उसी को हम टांगिया रोपनी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बताने में आपको, क्योंकि व्यवस्थित उसे करने में जो समस्याएं हुई हैं उस समस्याओं को समझ लीजिएगा बेहतरीन तरीके से। एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं कि वह जंगल का वह स्थान, ठीक है, जंगल का वह स्थान जहाँ पर खाली स्थान हो और वहाँ के आसपास और साथ ही आसपास या तो वन विभाग से जो अनुमति लेते हैं विशेष स्थान का चिन्हित करने के बाद वहाँ पे वन विभाग द्वारा पौधे लगाए जाते थे, सागौन साल और जो भी पौधे लगाए जाते हो निश्चित स्थान पे। तो 4-5 साल में पौधे भी बड़े हो जाते, साथ साथ 4-5 साल 10 साल जो भी ये खेती करते थे वो भी बड़े हो जाते थे। ये पूरे प्रक्रिया को हम टांगिया रोपनी कहते हैं। ठीक है, अब इसके देखिए लाभ कुछ होते थे कि जंगल जो है बहुत जल्दी विकसित हो जाते थे। ठीक है, किसानों को कुछ वर्षों तक अस्थायी खेती करने का लाभ भी मिल जाता था, भूमि को बेहतर उपयोग हो सकता था कि खाली पड़े हुआ है, ऐसे डंप पड़ा हुआ है। ठीक है, सरकार को वन संरक्षण में विस्तार मिलता था, जिससे जंगल क्या होता था, जंगल विस्तार होता था। ठीक है, मुख्य चीज़ यही डेवलप होता था, जंगल धीरे धीरे विस्तार हो जाता था। ठीक है, इसी तरह हम लोग 19 नंबर जो टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है, जो है टांगिया है। अब अगला जो 20 नंबर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि गांव हम किसे कहेंगे। 20 नंबर जो टॉपिक है वो है गांव की परिभाषा। ठीक है, वह क्षेत्र, ठीक है, वह क्षेत्र जो है, अब गांव के बारे में बताया जा रहा है, वह क्षेत्र जो राजस्व अभिलेख में गांव के रूप में दर्ज हो। ठीक है, अब उसमें भी गांव में 2 प्रकार के हैं कि चिरागी गांव है कि नॉन चिरागी गांव है, जहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहता है, केवल खेती लोग करते हैं। ऐसे जगह है जहाँ पे व्यक्ति लोग रहते हैं। ठीक है, तो सिंपल डिफिनेशन बताया कि राजस्व अभिलेख में, ठीक है, राजस्व अभिलेख में गांव दर्ज हो। ठीक, गांव दर्ज हो। ठीक है, जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा गांव घोषित किया गया हो। ठीक है, राज्य सरकार इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन द्वारा जो है ये दर्ज हो, उसे हम गांव कहते हैं। अब जब गांव है तो गांव में गांव शिल्पी भी होंगे। ठीक है, तो 21 नंबर हम टॉपिक पढ़ेंगे कि गांव शिल्पी क्या है। बहुत ही आसान है, आप बेहतरीन तरीके से इस पर अपना कमांड बना लेंगे। ठीक है, अब गांव शिल्पी क्या है। ठीक है, अब गांव शिल्पी का मतलब ये है कि आर्टिज्म जो है, विलेज आर्टिज्म, शिल्पी का इंग्लिश लिख दिया जाए, विलेज तो आप लोग को पता ही है, लंबे समय से पढ़ रहे हैं। और ये शिल्पी का जो आर्किटेक्ट भी इसे कहते हैं, आर्टिज्म भी कहते हैं। ठीक है, आर्टिज्म यानी शिल्पी। देखिए, गांव में ऐसे कारीगर जो कृषि से जुड़े औजार बनाते या मरम्मत करते हैं। ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं कारीगर
कारीगर, ठीक है, कृषि से जुड़े, कृषि से जुड़े, ठीक है, औजार, औजार, औजार। अब औजार बनाते या मरम्मत, बनाते या मरम्मत, मरम्मत करते हैं, ठीक है, उन्हें गांव शिल्पी कहा जाता है। अब आप चिन्हित करके सोच कर बताइए कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति गांव में रहते हैं जो गांव के औजार बनाते हैं और मरम्मत करते हैं। तो कौन होते हैं? बढ़ई गांव में ही रहते हैं ना, ठीक। एक वर्ग ये हो गया है कि वर्ग की लोहार, ठीक है, कुम्हार तमाम बनाते हैं। सोनार, क्या बनाते हैं सोनार? हाँ, सोना, गोल्ड, गोल्ड बनाते नहीं, गोल्ड से बने हुए आभूषण बनाते हैं, ठीक है। नाई, भाई ये हैं हमारे धोबी, इनके बिना तो जग सोना सोना लगे, ठीक है ना। 21 नंबर पे आपने पढ़ा है गांव शिल्पी। और 21 के बाद 22 नंबर पे है ग्राम निधि। ग्राम निधि वही फंड जो है, फंड जो व्यवस्थित किया जाता है गांव संचालित करने के लिए, ग्राम निधि, ठीक है। ग्राम निधि, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एक ही है, ठीक है, एक ही कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 द्वारा जो है उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम कब है बताइए? अभी बताया गया है 1947, भारत जब आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1947 में, ठीक है, इससे संबंधित है। अच्छा, अब 23 नंबर टॉपिक समझिएगा क्या है। 23 नंबर है फसली वर्ष, ठीक है। फसली वर्ष के लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे और फसली वर्ष का पूरा कॉन्सेप्ट उसमें, फसली वर्ष को कृषि वर्ष भी कहते हैं या कृषि वर्ष, ध्यान दीजिएगा, कृषि वर्ष। एक वीडियो हमारा आएगा केवल फसली वर्ष को लेके, ग्राम निधि के लेके अलग बना देंगे। फसली वर्ष कृषि वर्ष की अवधि होती है, ठीक है ना। कब होती है बस संक्षेप में यह बता रहे हैं, बस संक्षेप से समझिएगा। 1 जुलाई, 1 जुलाई से 30 जून, इस पर हम 30 जून जो वीडियो आएगा अलग से देख लीजिएगा चैनल पर, ठीक है ना। अगला टॉपिक है 24वां नंबर टॉपिक है मध्यवर्ती। क्या होता है मध्यवर्ती? आप कल्पना करिए मध्यवर्ती क्या होता है। अरे ठीक है, इंग्लिश है, इंटरमीडिएटरी, ठीक है। देखिएगा मध्यवर्ती ये है ऐसे व्यक्ति जो भूमि का मालिक तो है लेकिन स्वयं खेती नहीं करता है। देखिएगा इम्पोर्टेंट है, ऐसा व्यक्ति जो खेत का मालिक तो है लेकिन खेती नहीं करता है, मध्यवर्ती कहा गया, खेती नहीं करता, ठीक है ना। जो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो खेत का मालिक है, खेत का मालिक तो है लेकिन खेती नहीं करता, उसे मध्यवर्ती कहते हैं, ठीक है। ये सब के लिए विशेष एक चलेगा। 25 नंबर पे ध्यान दीजिएगा, पट्टा। ठीक है, पट्टा को इंग्लिश आप बता सकते हैं क्या होता है? बहुत ही प्रयोग किया जाने वाला शब्द है।
देखिए आप लोग को पढ़ाने के साथ साथ हम सामने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं ताकि लीज, पट्टा की इंग्लिश होता है लीज, ठीक है। खनन से संबंधित भूमि पट्टे, सिकमी पट्टा, अवशेषा पट्टा। अब इसमें पट्टा में भी कई प्रकार हैं, ठीक है ना। किस तरह का पट्टा है, आबादी का किया जा रहा है कि भूमिहीन व्यक्ति को किया जा रहा है कि खनन से संबंधित पट्टा किया जा रहा है, सिकमी पट्टा किया जा रहा है, अन्वेषण पट्टा किया जा रहा है, ठीक है। इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, ठीक है। बस ये जान लीजिएगा कि आप लीज समझ गए हैं। एक खनन से संबंधित पट्टे, खनन से संबंधित पट्टे, ठीक। अब सिकमी पट्टा क्या होता है, सिकमी पट्टा पर भी वीडियो आएगा आपका अलग से, जो बहुत ब्रीफ में बताया जाएगा। जैसे ये वीडियो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप स्किप कर देंगे, इसलिए सिंपल में से डिक्री क्या होता है, डिक्री, डिक्री, डिक्री क्या होता है। डिक्री का अर्थ वही है जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 में दिया गया है, ठीक है। डिक्री बताया जाएगा इसको, ठीक है। इसको ये सिविल प्रक्रिया संहिता जो है, सिविल प्रक्रिया बताया जाएगा धारा क्या होता है, वो राजस्व न्यायालय में किस तरह इसका उपयोग होता है, संहिता, ठीक है, की धारा 2 1908 में। ये सब अब काफ़ी अमेंडमेंट इसमें चेंज हो गया है, ठीक है। 27वां जो है क्या है, राज्य सरकार, राज्य सरकार। अब पता है उत्तर प्रदेश क्या है, एक उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश में जो होगा एक राज्य सरकार होगा। 28वां क्या है, 28वां क्या है, केंद्र सरकार। जो टॉपिक जो है आप जान ही रहे होंगे, जो नहीं होगा केंद्र में बताइएगा, उस पर अलग से भी एक वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। और एक केंद्रीय सरकार। और 29 नंबर आपका है मिन जुमला, ठीक है। क्या है, मिन जुमला, मिन जुमला संख्या। देखिए मिन जुमला संख्या के बारे में यहीं पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसके लिए अलग से वीडियो जरूरत नहीं है। ऐसे खेत संख्या जो कागजों में अलग अलग हिस्सों में विभाजित हों लेकिन जमीन पर एक ही खेत के रूप में सजरा संख्या भी कहा जाता है। अब समझिएगा इसको और तरीके से। देखिए गाटा 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण गाटा है, ठीक है, एक साधारण जो है साधारण गाटा होगा, और एक होगा मिन जुमला गाटा। अब मिन जुमला, अब जैसे एक एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के गाटा संख्या आप ले लीजिए 100, ठीक। ये साधारण है, 100 है, 101 है। लेकिन यही मिन जुमला की जब बात होगी तो 100 क, 100 ख, 100 ग, माने एक 2 या 2 से अधिक नंबरों से मिलकर ये बना होता है, ठीक है। 2 या तो 2 से अधिक नंबरों से मिलकर बना होता है एक ही गाटा को विभाग। लेकिन जो सजरा, सजरा का तात्पर्य किससे है, नक्शे से संबंधित है, ठीक है। सजरा क्या, नक्शा। इसलिए समझिएगा कि इसमें ये चीज़ समझ, सजरा का तात्पर्य यही समझिएगा कि अगर आप राजस्व लेखपाल का नक्शा देखेंगे तो ये मिन जुमला गाटा उस पर नहीं दिखाएगा, उसमें साधारण गाटा ही दिखाएगा, चक संख्या, गाटा संख्या, राजी नंबर यही दिखाएगा, ठीक है। इसको जो है धारा 116 के तहत जो है, ये आगे पढ़ेंगे, अभी बताना नहीं चाहिए था। धारा 116 के तहत भौतिक विभाजन होगा। इसको जो है 32 राजस्व संहिता की धारा 32 के तहत जो है ये, इसका पावर एसडीएम के पास है, ठीक है, इसका पावर डीएम साहब के पास है, ठीक है। यही होता है ये, मैंने इसको साधारण शब्द में यही समझिएगा कि साधारण गाटा जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 ये साधारण गाटे हैं, लेकिन उसके साथ A B C D क ख ग घ अगर उस गाटे के साथ अगर लिख दिया जाता है तो वही मिन जुमला गाटा हो जाता है,
ठीक है, धन्यवाद। आज ये कंप्लीट हुआ।